आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में वर्ड इम्यूनिटी की बात करें कि इम्यूनिटी क्या होता है, तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी, ये सलाहियत कि वो किसी डैमेज से या मतलब ये कि किसी नुकसान से और किससे नुकसान से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, मतलब ये कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई ऐसा केमिकल जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो केमिकल या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जहरीला मादा, मतलब ये कि कोई टॉक्सिन रिलीज कर सकता है, उससे अपने आप को जो बचाव करता है ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इम्यूनिटी। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो मीन स्मॉल, मतलब ये कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इतने स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, हम आम आंख से इन्हें नहीं देख पाते। तो हम देखते हैं कि जब बॉडी अपना बचाव करती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, या फिर इनसे रिलीज होने वाला, मतलब ये कि इनसे खारिज होने वाला जो जहरीला मादा है, टॉक्सिन है, उसके खिलाफ, तो उस एबिलिटी को, उस सलाहियत को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इम्यूनिटी। तो अगर इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करें कि कितनी टाइप्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली की बात की करें कि वो कौन सी है, तो उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। और अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कि बी सेल्स कहा जाता है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एक, हम कहते हैं कि प्रोटीन इन स्ट्रक्चर सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे कि एंटीबॉडी कहा जाता है। वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी उस खास किस्म के एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस, मतलब ये कि उस खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ होती हैं, तो उसे क्या किया जाता है? उन एंटीबॉडीज को जो कि क्या है, जो स्पेशलाइज्ड है उस फॉरेन सब्सटेंस के लिए, उन्हें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। मतलब ये कि प्रिपेयर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स जो हैं, उन्हें इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो उस तरह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें जो कि है एक्टिव इम्यूनिटी, जिसे कि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, लेकिन वो तब बनाता है जब इनकाउंटर होता है किसी भी एंटीजन के साथ, या हम कह सकते हैं कि एंटीजन की प्रेजेंस, एंटीजन की मौजूदगी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो एंटीबॉडीज बनाता है। इसके साथ अगर हम एक डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें उसमें, कि अगर उसमें एंटीजन की बात की जाए कि एंटीजन जो है वो कोई भी माइक्रोबियल एंटीजन हो सकता है, या फिर हम एंटीजन के तौर पे कोई वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसे कि वीक किया हुआ हो, मतलब ये कि कमजोर किया हुआ हो या किल्ड जो है वो वायरस, बैक्टीरिया, जब उसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो उसे वैक्सीन कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब एंटीजन का इनकाउंटर होता है बॉडी सेल्स के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम के साथ, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है एंटीजन की मौजूदगी के बाद। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ, तो कुछ दिन के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि हफ्ते के बाद, क्या होगा? बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद खास किस्म के सेल्स जिन्हें के लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, और उसमें भी अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स की, तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो वाई शेप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंटीबॉडी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी कब बनती है? जब बॉडी का इनकाउंटर होता है किसी भी एंटीजन के साथ। जबकि जब हम पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे कि इसी तरह से जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है, या जो हम कह रहे हैं कि सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स है, उन्हें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, तो हम एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 में, जिसमें से एक है नेचुरली एक्वायर्ड, और दूसरी की बात की जाए कि वो कौन सी है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरली एक्वायर्ड की। तो अब उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हो जाए, कोई इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब ये कि कोई ऐसा एजेंट जो किसी बीमारी की वजह बन सकता है, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब एंटीबॉडीज बनती हैं,
तो एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स जिन्हें के प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है, उनके साथ साथ एक और किस्म के सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें के मेमोरी सेल्स कहा जाता है। अब मेमोरी सेल्स जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कब प्रोड्यूस होते हैं, जब बॉडी का इनकाउंटर होता है, मतलब ये कि बॉडी में जब कोई एंटीजन पहली दफ़ा एंटर होता है या फिर बॉडी का जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या बनते हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं। अब अगर हम इन मेमोरी सेल्स के फंक्शन की बात करें कि इन मेमोरी सेल्स का फंक्शन क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर बॉडी का दोबारा उसी एंटीजन के साथ इनकाउंटर हो, मतलब ये कि वही वायरस या वही बैक्टीरिया जब दोबारा हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो ये मेमोरी सेल्स, मेमोरी कहते हैं याद रखने को, क्योंकि इन्हें याद होता है वो एंटीजन पहले से। तो फिर क्या होगा कि अब नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब ये कि जितनी पहली बार में एंटीबॉडीज़ बनी थी उससे बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी, क्योंकि अब जो हमारी बॉडी में सेल्स मौजूद हैं, मेमोरी सेल्स, वो उनको पहचान लेते हैं और पहचान लेने के बाद स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को, प्लाज्मा बी सेल्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएं। और अगर मेमोरी सेल्स की बात करें तो उसमें अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, मेमोरी सेल्स जो हैं वो 3 तरह के मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी हेल्पर टी सेल्स और मेमोरी किलर टी सेल्स। अब अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करें, जो हम बात करें मेमोरी सेल्स की फर्स्ट रिस्पांस और सेकंड रिस्पांस या फर्स्ट इनकाउंटर या सेकंड इनकाउंटर की जो हम बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि जब कोई भी एंटीजन बॉडी में पहली दफ़ा एंटर होता है तो हमारी बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें के बी सेल्स कहा जाता है, ये उसे रिकग्नाइज करते हैं, मतलब ये कि उसको पहचानते हैं। पहचानने के बाद वो ख़ास किस्म के बी सेल्स जिनके पास उस एंटीजन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं, बाइंडिंग साइट मौजूद हैं, वो फर्दर हम देखते हैं कि एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तरह के बी लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन ये वाला जो दरमियान वाला बी लिम्फोसाइट है ये स्पेसिफिक है इस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। तो हम देखते हैं कि ये सेल फर्दर प्रोलिफरेट करेगा और इसके क्लोन्स बनेंगे, मतलब ये कि ये डिवाइड करेगा और अपने जैसे और बहुत सारे सेल्स बनाएगा। अब ये जो है फर्दर डिवाइड करते हैं 2 तरह के सेल्स में, जिन्हें प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स कहा जाता है। प्लाज्मा सेल हम कह सकते हैं कि एक किस्म की फैक्ट्रीज हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये सारी की सारी अगर हम इनकी बात करें तो ये सब एंटीबॉडीज हैं। अब मेमोरी बी सेल्स बनते हैं जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है, पहला इनकाउंटर होता है, और ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि ये उसको याद रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बी मेमोरी सेल्स की कि मेमोरी बी सेल्स हैं, तो मेमोरी बी सेल्स का जब दोबारा इनकाउंटर होगा, मतलब ये कि दोबारा अगर वही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये क्या करेगा, ये क्लोन बनाएगा और फिर फर्दर जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि वो डिफ्रेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल्स और दोबारा से मेमोरी सेल्स में। अब अगर हम इनके नंबर को कंपेयर करें, इन प्लाज्मा सेल्स के नंबर को कंपेयर करें उन प्लाज्मा सेल्स से जो फर्स्ट इनकाउंटर के रिजल्ट में बने थे, तो हम देख रहे हैं कि इनका नंबर उनसे बहुत ज़्यादा है। तो जब प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब मेमोरी सेल्स जो हैं वो इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं एंटीजन को, तो उसके बाद मैसिव नंबर बनता है एंटीबॉडीज़ का, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं। अब अगर हम इसकी सेकेंड टाइप की बात करें, जो कि हम कह रहे थे कि एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी की सेकेंड टाइप की बात करें तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि ये एक्वायर है। इसमें किस तरह से एक्वायर किया जाता है कि हम उस एंटीजन को जो कि क्या कर रहा है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसकी स्मॉल अमाउंट को वैक्सीन के तौर पे बॉडी में एंटर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीन जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जिसमें उस एंटीजन को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो कम्प्लीटली किल किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, या उसे वीक किया जाता है ताकि वो रेप्लिकेट ना कर सके, वो बीमारी की वजह ना बन सके, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम कह रहे हैं कि क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है या फिर बॉडी में क्या किया जाता है, उसे इम्यून किया जाता है, इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि स्मॉल डोज, छोटी सी डोज जो है वो दी जाती है, मतलब
कम मिकदार में डोज दी जाती है एंटीजन की, ताकि वो जो पैथोजन है वो बॉडी में डिजीज ना कॉज करे, बीमारी की वजह ना बन सके, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पैथोजन, पैथोजन कहा जाता है किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को, किसी भी ऐसे एजेंट को जो बीमारी की वजह बन सकता है, बीमारी कॉज कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि पैथोजन जो है या तो उसे कम्प्लीटली किल कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर वो एटीन्यूएटेड क्रिपल्ड, क्रिपल्ड कहते हैं माजूर को, मतलब ये कि उसे इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज ना कर सके। बाज़ औक़ात उस वैक्सीन का एक सेकंड बूस्टर दिया जाता है, मतलब ये कि दोबारा उस वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जब दोबारा इंजेक्ट किया जाएगा तो मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद वो जल्दी से जल्दी और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टिमुलेट किया जाता है ताकि क्विकर प्रोडक्शन हो एंटीबॉडीज़ की, और वो एंटीबॉडीज़ फिर बॉडी में लंबे अरसे तक रहती हैं और पर्सन को उस बीमारी से बचाती हैं जिस बीमारी के अगेंस्ट हमने वैक्सीन इंजेक्ट की हो। अब अगर वैक्सीन के समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम देखें, तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया है, वैक्सीन को जब इंजेक्ट किया जाता है तो वैक्सीन में क्या होता है, या तो कमज़ोर किए हुए या कम्प्लीटली ख़त्म किए हुए पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हो सकता है। अब जब हम किसी भी इस तरह से पैथोजन को, मतलब ये कि वैक्सीन को जब बॉडी में एंटर करते हैं, तो अब जब ये बॉडी में एंटर होगी तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब ये कि जो हमारा दिफाई निज़ाम है उसे एक्टिवेट कर देगी। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, और एंटीबॉडीज़ के साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेमोरी सेल्स। अब हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में उस खास एंटीजन के खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। अब जब बॉडी का दोबारा उस रियल पैथोजन के साथ, मतलब ये कि जो वाकई में डिजीज़ कॉज कर सकता है, उसके साथ इनकाउंटर होगा, तो हमारी बॉडी में पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। तो जैसे ही वो बॉडी में एंटर होगा, एंटीबॉडीज़ उसके साथ अटैच होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, मतलब ये कि उसको मौका नहीं मिल सकेगा उस पैथोजन को कि वो डिजीज़ कॉज कर सके। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वैक्सीन है उसको यूज़ किया जाता है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, जो किसकी टाइप है, जो एक्टिव, हम कह रहे हैं कि एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है, वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और उसमें हमने डिस्कस किया एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में।